नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पे। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अभी मैं आपके साथ बात करूंगा DSSB TGT के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये वीडियो इंटरनेट पर सबसे ऑथेंटिक वीडियो आप मान सकते हैं TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो 2 दिन पहले एक हमने और लाइव सेशन लिया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। उसमें हमने रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हुई जिसके अंदर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल और प्रीवियस रिक्रूटमेंट रूल, उन दोनों की बातों को जोड़ करके काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई, जिस कारण कुछ क्लैशेस वहाँ पर हो गए। अब जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बिल्कुल क्रिस्प तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या ऐसे में एलिजिबल हूँ, क्या वैसे में एलिजिबल हूँ, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हमने आज क्वेश्चंस भी बनाए हैं। और आज के इस 8 से 10 मिनट के सेशन के अंदर हम उन सब चीजों को कवर करेंगे। अगर आप DSSB TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के 1% भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आज इस वीडियो के बाद आपके पास 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं क्योंकि यहीं पर मैं लेटेस्ट अपडेट भी भेजता हूँ। वीडियो अभी बनी है लेकिन अपडेट पहले ही डाल देती है। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें क्योंकि यहीं पर आपके सारे कोर्सेज चलेंगे। आज कंप्लीटली हम करेंगे क्या, मोस्ट फोकस्ड होगा, एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है ताकि उसके थ्रू आप अपनी भावनाओं को समझ पाए। चलिए कुछ बिंदु समझ लेते हैं आज के सेशन को शुरू करने से पहले। पहला वर्ड है एग्रीगेट क्या होता है, कंसर्न सब्जेक्ट क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं और इलेक्टिव, कंपलसरी और फाउंडेशन क्या होते हैं। इन शब्दों को हम समझते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है टोटल। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जब मैं 3 साल एग्रीगेट पढ़ता हूं तो इसका मतलब ये है कि तीनों का मिला करके। एग्रीगेट का मतलब स्पेसिफिक नहीं होता, एग्रीगेट का मतलब तीनों को मिला करके होता है। जैसे कि मान लीजिए 45% की दरकार है, अगर यहाँ 40 है, यहाँ 50 है और यहाँ 60 है तो एग्रीगेट 45 प्लस आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे एग्रीगेट का मतलब ये है कि इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। अगर किसी एक साल में आपके नंबर कम है तो उसके बेसिस पर आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं मानेंगे। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं आपके साथ इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ, साइंस और SST, इन 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा क्योंकि हिंदी को लेकर के रूल्स अलग हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। ये क्या है? दिल्ली सरकार रिक्रूटमेंट को लेकर के नए-नए रूल्स लाती है। 1971 में एक रूल था जो कि 1991 में इसकी अमेंडमेंट हुई, इसको कैंसिल कर दिया गया और नया रूल बनाया गया। 1991 का जो रूल था वो 1997 में अमेंड किया गया। इस कारण जो पुराने लोग हैं वो 1991 के रूल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रूल है वो 1997 के बेसिस पर आता है। पिछली वीडियो में जो क्लैशेस हैं उसके अंदर ये 1991 और 97 दोनों के रूल्स को साथ में रखने के कारण हुए। इसके लिए आप DSSB एडुडेल की वेबसाइट पर जाकर के, एडुडेल पे जाकर के रिक्रूटमेंट रूल्स में जाकर के आप जो है TGT के रिक्रूटमेंट रूल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था। इलेक्टिव का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जो आप खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, जैसे कि आपने मर्जी से चुना कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। कंपलसरी का मतलब जो आपको पढ़ना ही है, जैसे कि मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं तो कॉमर्स मेरे लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक होता है फाउंडेशन जो कि पढ़ना होता है। अधिकतर कोर्सेज के अंदर आपको बेसिक साइंस, बेसिक हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, उसका आपके कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि बीकॉम के अंदर बेसिक हिस्ट्री, बेसिक साइंस पढ़नी पड़ती है, लेकिन वो फाउंडेशन में होती है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी रिक्रूटमेंट में हम किन सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट के बेसिस पे आप एलिजिबल हो पाएंगे, फाउंडेशन के बेसिस पर नहीं हो पाएंगे। फाउंडेशन सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, इलेक्टिव होगा या कंपलसरी होगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रखे तो फिजिक्स तो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री उसका इलेक्टिव हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन के बेसिस पर वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गई। ये कुछ जरूरी बिंदु। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप देखेंगे कि सेम ये जो 2 चीजें हैं आपको एडवर्टीजमेंट पे हर बार दिखाई देगी। इंग्लिश में भी, मैथ में भी, साइंस में भी, SST में भी ये चीजें लिखी हुई है।
एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। देखिए, आपको अगर टीजीटी बनना है तो 3 चीजें चाहिए, नंबर 1, ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 चीजें चाहिए। नंबर 1 एक बैचलर डिग्री चाहिए। नंबर 1 क्या, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। नंबर 2 आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो ट्रेनिंग एजुकेशन के अंदर। डिग्री डिप्लोमा का मतलब ध्यान रखिएगा, ये जेबीटी नहीं है, डिप्लोमा का मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड टीचिंग डिप्लोमा। तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके से बीएड या बीएड इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर आपका यूज होगा। तीसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी के वर्किंग नॉलेज का मतलब है कि कम से कम आपने जो है सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपने हिंदी पढ़ी हो, ठीक है। या फिर उनके अनुसार ये कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहली क्लास से ही हिंदी पढ़ते हैं। अगर आपने 8वीं तक 8th क्लास तक हिंदी पढ़ रखी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 8th के बाद हिंदी नहीं पढ़ते, 9th से हिंदी को ड्रॉप कर देते हैं, तो अगर उन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ रखी है तो वो एलिजिबल है। दूसरा, अगर 9वीं से लेकर के 12वीं तक 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में अगर हिंदी उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है तो वो एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास हिंदी नहीं है या तो पहली से लेकर 12वीं तक में अगर आपने कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी तो आप इस टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये खासकर समस्या की बात उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से बाहर के हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी मदर टंग में 9th, 10th, 11th, 12th कर रखा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने हिंदी या तो पहले से लेकर के 8वीं तक या फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में, किसी एक क्लास में भी अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा और आपके पास होना चाहिए सीटेट। सीटेट 1 नहीं, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए सीटेट 2। एक कंफ्यूजन आप सभी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर अगर मैंने सीटेट हिंदी सीटेट जो है मैथ साइंस से कर रखा है तो क्या मैं एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सीटेट कंसर्न्ड नहीं है, यहाँ पर केवल सीटेट है, तो कोई भी आपने सीटेट किया हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर बीएड के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैंने इंग्लिश हिंदी से बीएड कर रखी है तो क्या मैं एसएसटी के लिए एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आपसे डिप्लोमा या डिग्री मांगी जाती है, आपसे ये नहीं कहा जाता कि डिप्लोमा डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में हो। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल क्लियर रहें, ठीक है। ये 4 चीजें आपको होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो कोर बातें हैं समझने की वो समझिए। ए बैचलर डिग्री या तो ऑनर्स हो या पास हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो, चल जाएगा। आपके 45% नंबर होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आती है एग्रीगेट में कि मतलब आपके ग्रेजुएशन के अंदर 45% नंबर होने चाहिए, पहली बात हो गई। इन 2 स्कूल सब्जेक्ट, 2 स्कूल सब्जेक्ट में जो है आपके 45% से ऊपर नंबर होने चाहिए इन 2 स्कूल सब्जेक्ट। तो मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स आपसे नहीं पूछे जा रहे, आप जिन 2 सब्जेक्ट को जोड़ेंगे ना उन 2 सब्जेक्ट में आपके जो है 45% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अगर टोटल ग्रेजुएशन में इसके हिसाब से अगर उसके हिसाब से थोड़ा कम भी है 45% इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपकी टोटल ग्रेजुएशन की परसेंटेज अगर थोड़ी कम है तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर दिस स्टेटमेंट, अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड 45% marks in aggregate in 2 school subjects of which at least one of the following should have been studied on the elective level। यानी कि 45% आपके नंबर होने चाहिए और इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इलेक्टिव लेवल पे। अब 4 सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं 4 सब्जेक्ट की आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी एसएसटी। ये वीडियो इन्हीं 4 लोगों के लिए है। तो देखिए, इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश को डिनोट कर रहा है, मैथ टीजीटी मैथ को डिनोट कर रहा है, साइंस जो है टीजीटी साइंस को, और एसएसटी जो है टीजीटी एसएसटी को डिनोट कर रहा है। लेकिन वो पूछ कैसे रहे? वो ये कह रहे, आप देखेंगे कि चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, सब में एक ही चीज दे रखी है। तो उसको कैसे समझना है और कैसे आपको यहाँ पर कंफ्यूजन जो हो रही है उससे दूर होना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली चीज कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट, वैसे तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से एक इसमें से ये हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, चलेगा। नेचुरल साइंस के लिए उन्होंने कह दिया है कि इसका सब्जेक्ट नेचुरल साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी।
यानी कि फिजिकल साइंस का मतलब क्या है, ये 5 सब्जेक्ट, और सोशल साइंस का मतलब है कि ये 7 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो वो सोशल साइंस माना जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो मेरा एक सब्जेक्ट काउंट होगा, मैथ पढ़ा हुआ है तो मेरा एक सब्जेक्ट काउंट होगा, अगर मैंने यहाँ पर बॉटनी पढ़ रखी है तो भी एक काउंट होगा, केमिस्ट्री पढ़ी है तो भी एक काउंट होगा, अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो भी एक काउंट होगा। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कम से कम 2 पढ़ने, जिसमें से एक इसमें से होना ही चाहिए। कोई दूसरा हो तो चलेगा, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि यहीं के यहीं 2 सब्जेक्ट हो सकता है कि कोई बच्चा इंग्लिश और मैथ दोनों उसके पास हो सकता है किसी बच्चे के पास इंग्लिश और बॉटनी हो सकता है किसी के पास मैथ और सोशल साइंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम एक तो इसमें से होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हिंदी का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी हिंदी का जिक्र नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास हिंदी और संस्कृत है, किसी बंदे के पास हिंदी और संस्कृत है, तो यहाँ पर वो टीजीटी के किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक ये समझ में आया कि इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जो 45% की जो लिमिट है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आपको रिलैक्स कर देंगे, या फिर SC ST हैं या PWD हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, वो छोड़ो। अब मेन आता है यहाँ पर जो हमको समझना है, लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या, अगर TGT SST है तो TGT SST वाला जो सब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट कंसर्न है। अगर वो TGT मैथ बनना चाहता है तो मैथ उसका सब्जेक्ट कंसर्न है, TGT इंग्लिश बनना चाहता है तो इंग्लिश उसके लिए कंसर्न है, और TGT साइंस बनना चाहता है तो साइंस का वो सब्जेक्ट उसके लिए कंसर्न है। यानी कि जो उसका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो उसको 2 साल पढ़ना है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, और कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां से ये चीज आपके सामने आ जाएगी और आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यही कंप्लीट एडवर्टीजमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जहां से आपको समझ में आएगा कि असल में ये कहना क्या चाह रहा है। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्टिव का मतलब दूसरे मेन सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। मैंने अपनी सहूलियत के लिए एक चीज यहाँ पर कर दी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ, फिजिकल साइंस और SST है। फिजिकल साइंस का उन्होंने बता दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए नेचुरल साइंस के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी लिख दिया है, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी एडवर्टीजमेंट को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। द कैंडिडेट शुड हैव, उनको 2 साल पढ़ा होना चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न, और जो है इलेक्टिव वर्ड दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। तो वो जो पूरी बात थी वो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स फॉर 2 years इन ग्रेजुएशन, एम आई एलिजिबल फॉर TGT मैथ। सवाल ये आता है कि अगर मैंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ रखी है ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं TGT मैथ के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा? चलिए यहाँ पर आते हैं। वो कह रहा है कि उस बंदे ने 2 साल कर रखी है, क्या क्या, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। उस बंदे ने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जो है वो 2 साल कर रखी है। ठीक है, तो क्या वो TGT मैथ के लिए एलिजिबल हो पाएगा? सवाल ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बच्चे के पास इंग्लिश है तो इंग्लिश है, ओके। दूसरी उसके पास इकोनॉमिक्स है, तो ये रही इकोनॉमिक्स। तो देखो इसके दोनों हो गए, इंग्लिश भी उसके पास है, इकोनॉमिक्स भी है, ये भी 2 साल पढ़ रखी है, ये भी 2 साल पढ़ रखी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब हम नोट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर 2 years। मतलब कैंडिडेट जो है सब्जेक्ट कंसर्न उसने 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, अब वो बोल रहा है TGT मैथ बनने के लिए, तो TGT मैथ के अंदर कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा हुआ? मैथ। अब इस बच्चे ने इंग्लिश पढ़ रखी है और इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। अगर कोई यहाँ तक पढ़ेगा तो TGT मैथ के लिए वो अपने आप को एलिजिबल मानेगा, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मैथ तो पढ़ी नहीं रखी है। इसके अनुसार उसका ओके है, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट उसका मैथ है जो कि उसने नहीं पढ़ रखा, इसलिए ये वाला जो बंदा है ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा, TGT मैथ के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पर मैथ की जगह कर दिया जाए कि क्या वो TGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो पाएगा, क्योंकि 2-2 साल लिखे हुए हैं। तो देखो इंग्लिश उसने 2 साल पढ़ ली और इकोनॉमिक्स भी उसने 2 साल पढ़ ली, तो यस वो TGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्या वो TGT, यहीं पे अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि क्या वो TGT SST के लिए एलिजिबल हो पाएगा, तो देखो
लिखा हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए। हमको पता है सोशल साइंस का एक कंसर्न सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है, तो इकोनॉमिक्स अगर 2 साल उसने पढ़ लिया मतलब सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कंसर्न सब्जेक्ट 2 साल पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट उसका इंग्लिश है, यानी कि कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि सेम केस में अगर आपने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ रखी है तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल है। पिछली बार जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था तो रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार मैं इसी के अंदर 2 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा था, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं है। अगर आपको टीजीटी एसएसटी बनना है तो यहां से 2 सब्जेक्ट नहीं चूज करने, एक सब्जेक्ट इसमें से, बाकी अगर इसमें से हो जाए तो भी ओके है, लेकिन अगर इसमें से कोई और एक होता है तो भी आपका चल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, इसमें से कुछ नहीं पढ़ रखा, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है और मैथ पढ़ रखा है, तो वो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक बात, क्लियर हो गई ये बात? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, आई हैव स्टडीड संस्कृत एंड इकोनॉमिक्स फॉर 2 ईयर इन ग्रेजुएशन, एम आई एलिजिबल फॉर एसएसटी? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उस बंदे ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, इकोनॉमिक्स की जगह कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है और संस्कृत पढ़ रखी है। अब यहाँ संस्कृत तो है नहीं, संस्कृत तो यहाँ पर है नहीं, एक इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, एक संस्कृत पढ़ रखी है। सवाल है कि क्या वो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो पाएगा? ये क्वेश्चन डिनोट कर रहा है कि आपका सोशल साइंस का तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है, जैसे स्टेटिस्टिक्स हो गया, मान लीजिए पॉपुलेशन एजुकेशन हो गया, या मान लीजिए हिंदी हो गया। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इकोनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट ये है, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है, तो क्या आप एलिजिबल होंगे? तो यस, आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस वाले रूल को आपने फॉलो कर लिया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, द इलेक्टिव वर्ड के अंदर दूसरे मेन सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, तो संस्कृत अगर आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक बात, क्लियर हो गई बात? यानी कि क्वेश्चन क्या था कि अगर आपने इकोनॉमिक्स 2 साल कर रखी है और संस्कृत कर रखी है तो आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पे आप यस होंगे। ओके, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी बच्चे ने संस्कृत और जो है इकोनॉमिक्स की जगह यहाँ पर उसने पढ़ रखी है फिजिक्स, उसने संस्कृत और फिजिक्स पढ़ रखी है 2 साल, तो क्या वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो पाएगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने पढ़ रखी है फिजिक्स और पढ़ रखी है संस्कृत, तो भाई इसमें से एक सब्जेक्ट तो हो गया और संस्कृत तो हो गया, यानी कि यस, अगर किसी बच्चे ने संस्कृत और फिजिक्स पढ़ रखी है और फिजिक्स अगर 2 साल पढ़ रखी है तो वो एलिजिबल होगा। क्लियर हो गई बात? अब अगले क्वेश्चन पर आओ। लिखा हुआ है आई हैव स्टडीड पीसीएम इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। कोई बच्चा क्या है, किसी बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों साल पढ़ रखी है ग्रेजुएशन में, तो वो किस किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा? मतलब उसने फिजिक्स पढ़ रखी है, केमिस्ट्री पढ़ रखी है और मैथ पढ़ रखी है, तो वो किस किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है? कंसर्न सब्जेक्ट उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल साइंस और मैथ हो गया, इसके अनुसार इसमें से एक तो उसने पढ़ ही लिया। तो भैया ये जो बच्चा है ना, ये टीजीटी मैथ भी एग्जाम दे सकता है और टीजीटी साइंस भी दे सकता है, ये दोनों के लिए एलिजिबल है। क्लियर हो गई बात? और ये दोनों साल पढ़ा होगा तब, मान लीजिए कि इसी पर्टिकुलर बच्चे ने मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रखी है 2 साल, केमिस्ट्री पढ़ रखी है 2 साल और मैथ पढ़ रखी है केवल 1 साल, तो ये सिर्फ टीजीटी साइंस बन सकता है, मैथ नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैथ भी 2 साल पढ़ रखी है तो वो कुछ भी बन सकता है, मैथ भी बन सकता है, साइंस भी बन सकता है, एज पर दिस क्वेश्चन के अनुसार उसने 3 साल पढ़ा है तो वो मैथ और साइंस दोनों के लिए एलिजिबल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव स्टडीड इंग्लिश 1 ईयर, इंग्लिश केवल 1 साल पढ़ा है और इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ा है, तो वो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल होगा क्या? मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है वो 1 साल पढ़ी है और इकोनॉमिक्स जो है वो 2 साल पढ़ी है, तो क्या वो एलिजिबल हो पाएगा? अब ये सवाल है। देखो इसके अनुसार ये दोनों चीजें हो गई, लेकिन ईयर को लेके कंफ्यूजन है। नीचे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर 2 इयर्स, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न 2 साल उसके पढ़े होने चाहिए। तो अगर मैं एसएसटी बनना चाहता हूं तो मेरे लिए कंसर्न सब्जेक्ट तो एसएसटी हो गया, तो मेरे लिए कंसर्न सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स तो मैंने 2 साल पढ़ा ही हुआ है। इसको लेकर के फिलहाल एडवर्टीजमेंट में क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन एज पर दिस एडवर्टीजमेंट वो यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर के बोल रहा है कि सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के बोल रहा है कि वो 2 साल होने चाहिए, इसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा।
अगर इस ऐसी स्थिति में अगर आपने इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ रखी है और इंग्लिश अगर 1 साल पढ़ रखी है, इंग्लिश या फिर हिंदी आपने 1 साल पढ़ रखी है, तो भी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब ऐसे केस में यू आर एलिजिबल। तो ऐसे केसेस में आप अपने सब्जेक्ट बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया इकोनॉमिक्स की जगह मैंने मान लीजिए पढ़ रखा है जूलॉजी। जूलॉजी है क्या यहाँ पे? हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने जूलॉजी पढ़ रखी है 2 साल और इंग्लिश की जगह हिंदी पढ़ रखी है 1 साल, तो क्या मैं टीजीटी साइंस दे सकता हूं क्या? सवाल ये है कि मतलब मैंने जूलॉजी पढ़ रखी है 2 साल, ठीक है, और हिंदी पढ़ रखी है 1 साल, तो क्या मैं टीजीटी साइंस बन सकता हूं? तो देखो कंसर्न सब्जेक्ट मेरा साइंस है, तो जूलॉजी मेरे 2 साल हो गई, ओके हो गया। हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मेरा मेन सब्जेक्ट है, ये मेरा 1 साल है, तो यस मैं यहां पर एलिजिबल हो जाऊंगा। यस, ठीक बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है यहां तक आपको क्या क्या चीज समझनी है, इतने क्वेश्चन से मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा। आपको सबसे पहली चीज क्या समझनी है, अगर आप टीजीटी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं केवल इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, केवल ये 4 बंदे, बाकियों के लिए रूल अलग है। जैसे कि मान लीजिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका कंसर्न सब्जेक्ट हुआ, तो कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश तो आपको 2 साल पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि इसमें से ही हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ो चलेगा, ठीक है। अगर आप टीजीटी मैथ बनना चाहते हो तो मैथ तो आपके पास 2 साल होने ही चाहिए, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट आपने मेन पढ़ाओ 1 साल भी तो चलेगा। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ी हो, उसके अलावा इसमें से या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ा हो तो आपका चलेगा। सोशल साइंस, अगर आपने इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर 2 साल पढ़ा हो और इसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपने 1 साल भी पढ़ा हो तो आपका टीजीटी एसएसटी चल जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट आपके पास बचा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में डालें। पिछली वीडियो में जो कंफ्यूजन थी आई होप मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है। टीजीटी रिफ्लेक्ट बैच में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है 2499 रुपए में, जहां पर टीजीटी का आपका पूरा कोर्स करवाया जाने वाला है, जहां पर आपका पूरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इस कोर्स के अंदर करवाई जाएगी। प्री रजिस्ट्रेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर डायरेक्ट जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम वहां पर मिलेंगे और विद इन 1 वीक हम जो है कोर्स को स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। विल सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।